हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं सिद्धांत पवार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन बात कर रहे हैं वापस से जीरो से हीरो लेवल का जो बैच है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे पहुंचा के रहेंगे। इसमें हम अपन क्या करेंगे, बात देखिए, स्टार्टिंग जो इंग्लिश की होती है, लैंग्वेज की स्टार्टिंग जो होती है, वहां से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक का पढ़ाएंगे। अब देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना आज की जो क्लास है उसमें। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश। तो इंग्लिश की शुरुआत अपन एक लेटर से करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर मैंने यहाँ पे एक और लेटर लिखा है। इसके बाद में मैंने लिखा है एक वर्ड, इधर देखिए आपको मैंने लिख के दिया है प्लेट, एक लिखा है लेटर, एंड सेकंड वन इज LATTER। अब इन 5 वर्ड्स में अपने को डिफरेंस क्या करना है कि जो सारे वर्ड्स हैं इनका मीनिंग देखना है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस वाले लेट से। इस लेट का मतलब क्या होता है? देर, देरी से। यानी कि जब आप कभी किसी को कहते हो कि मैं इस काम को थोड़ा देरी से करूंगा, यानी कि मैं इस काम को लेट करूंगा, कुछ समय के बाद में इस काम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है। इसके बाद में एक और आया वर्ड यहाँ पे, देखो इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि इसी से बना हुआ ये वाला वर्ड है लेटर। यानी कि अगर आप किसी काम को थोड़ी अधिक देरी से करते हैं, थोड़ी अधिक देरी से अगर आप किसी काम को करने की सोचते हैं, तो हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये दोनों स्पेलिंग जो है सेम दिख रही होंगी आपको। तो इन दोनों का स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन जो इनका मीनिंग है वो है डिफरेंट, थोड़ा अलग अलग है। कैसे? इस वाले लेटर का मतलब होता है अक्षर, और इस वाले लेटर का मतलब होता है पत्र। अब अक्षर जो होता है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं कि अक्षर कैसा होता है। इंग्लिश की अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश की वर्णमाला ABCD में अगर मैं किसी एक अक्षर को लूं और जिसका कोई अपना मीनिंग निकले, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। लेकिन जो अपन फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर से लिखते हैं, तो वो कौन सा लेटर होता है? ये वाला। ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं ये वाले, देखो ध्यान से, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। जैसे मान लो 5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं कहूं कि इन सभी का फेस इधर की साइड में है। अब मैंने क्या कहा? इन सारे बच्चों का फेस उधर के साइड में है, तो इस वाले बच्चे का सबसे लास्ट में जो है, उस सबसे लास्ट वाले के सबसे नजदीक वाला, यानी कि नंबर 4 का क्या होता है? इस लेटर का मतलब सबसे लास्ट वाले के सबसे नजदीक वाला पर्सन कौन सा होता है? LATTER। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं और देखिए, बेसिक्स पे अपन फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में अपन ने देख लिया कि अक्षर होते क्या हैं। इसके बाद में मैं 2 वर्ड और लिख रहा हूं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, एंड सेकंड वन इज सेंटेंस। देखिए, जब इंग्लिश के बहुत सारे अक्षर्स को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और उससे कोई मीनिंग निकले, जैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर ये लिया, एक लेटर ये लिया, और एक लेटर मैंने ये लिया, तीनों को अपन कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो एंड बन गया। और एंड का मतलब क्या होता है? और। ठीक है। कहने का अर्थ क्या निकला? जब इंग्लिश के बहुत सारे लेटर्स को अपन एक जगह पे कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका एक बेसिक क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। उससे अपन क्या बोलते हैं? वर्ड। और जब बहुत सारे वर्ड्स को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस तभी बनेगा जब उसका प्रॉपर क्या निकलेगा? कोई मीनिंग निकलेगा। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आगे देखिएगा, अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपन। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है एक अपनी क्या? लैंग्वेज। ठीक है। और ये कैसी लैंग्वेज हो सकती है? देखो, 2 लैंग्वेज हो सकती है। अपन इसमें देखेंगे क्या, ब्रिटिश भी होती है और एक क्या होती है? अमेरिकन। अब लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? पहले ये देखिए आप, लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एक दूसरे व्यक्ति को बात को संपर्क करने में, यानी कि संपर्क को साधने में, बात को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के साथ में प्रॉपर रखने के लिए क्या काम आती है? अपने लैंग्वेज ही काम में आती है। अब इंग्लिश जो है ब्रिटिश भी होती है और अमेरिकन भी होती है। तो ब्रिटिश में तो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में अपन क्या देखते हैं? देखो, ब्रिटिश में तो अपन इसको क्या बोलते हैं? GRAMMAR, ग्रामर। और अमेरिकन में से हम क्या बोलते हैं? GRAMMER। ठीक है। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश तो ग्रामर जो होती है इसकी स्पेलिंग में AR आता है, अमेरिकन की इंग्लिश में ग्रामर में क्या आता है? MER। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात आती है अपने पास में सेंटेंस को बनाने की। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर टॉपिक लिख रहा हूं आज, सेंटेंस को पढ़ाना है। देखो, सेंटेंस क्या है?
अभी मैंने इसका मीनिंग बताया। लेकिन अब हम इससे दो चीजें देखेंगे कि सेंटेंस को मैं अगर वर्ब के रूप में यूज करता हूं या सेंटेंस को मैं एज ए नाउन यूज करता हूं। सेंटेंस का अगर मैंने वर्ब बनाया यानी कि इससे अगर कोई एक्शन होता है तो उसका मतलब तो क्या होता है, सजा देना। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने लिखा सलमान खान was sentenced for 5 years। ये मैंने इसे एज ए वर्ब यूज किया है। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है इस वर्ब को मैंने कहां पे यूज किया, इस वाले सेंटेंस में। क्या देखा, सलमान खान वाज सेंटेंस्ड फॉर 5 years। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे टेंस का सेंटेंस होता तो हम क्या यूज करते, वाज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते, ठीक है। सेंटेंस को मैंने एज ए वर्ब यूज कर लिया, सेंटेंस को एज ए नाउन करते हैं तो इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ हम क्या लगाते हैं, वाक्य, ठीक है। और अभी अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सेंटेंस को एज ए नाउन, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब देखो सेंटेंस को मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो मैं सेंटेंस को आपको 6 तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के मैं अगर टाइप की बात करूं, सेंटेंस की टाइप्स की बात करूं, पहला कौन सा होता है, अफर्मेटिव। दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। तीसरा होता है क्या, इंटेरोगेटिव, ठीक है। चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पांचवा होता है WH इंटेरोगेटिव। छठा होता है WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि हम इनको बनाएंगे कैसे, सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये वाला सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और एक एक चीज को नोट करना। अब मैं जो भी वर्ड बोलूंगा, जो भी लेटर मेरे मुंह से निकलेगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के कितने सारे नाम होते हैं। देखो अफर्मेटिव बोल देते हैं अपन इसे, असर्टिव भी बोल देते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और सिंपल बोलते हैं। इसके अलावा आपने सोचा होगा कि भाई अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये 6 पढ़ाऊंगा, इसके बाद में हम और सारी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश की बात कर रहा हूं, उसके बाद में हिंदी में बताऊंगा कि हिंदी में सेंटेंस अफर्मेटिव कैसा होता है। देखो सबसे पहले सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आए, उसके बाद में आपके पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब, फिर उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर्स यानी कुछ और बच जाता है तो, ठीक है। अभी इसके बाद में मैं सारी चीजें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, अदर्स क्या होता है। अब ध्यान से सुनना कि जो बेसिक इंग्लिश है अपन उसमें ही सारे इन चीजों को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते हुए चलना आप सभी को, हाँ या ना, यस एब्सोल्युटली। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ मिलेगा, नोट। क्या सेंटेंस बन गया अपना नेगेटिव का, फॉर्मेट क्या बन गया, ये सारे क्या है, अपने स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट हो गया, नोट के बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, फिर अपना ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में अपना अदर्स है। दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए। टाइप पढ़ रहे थे अपन, 6 के 6 सेंटेंस को देखेंगे, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं कि कब किस में क्या आता है, किस में क्या, किस चीज की पोजीशन क्या होती है। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद अपना इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ता है अपने को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपना सब्जेक्ट है, फिर अपना क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, और फिर अपना क्या आएगा, अदर्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी ये फॉर्मेट अपन यूज कर लेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा देंगे हम, नोट, और बाकी सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। मेन वर्ब है अपना, ऑब्जेक्ट है, और अदर्स है, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर यहां तक। इसके बाद में WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव कैसा होता है, जिसमें सबसे पहले WH वर्ड आए, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आए, फिर अपना क्या है, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर अपना क्या आएगा, मेन वर्ब, फिर अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर अपना क्या है, अदर्स है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां तक कोई दिक्कत। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, WH वर्ड तो आ ही जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, फिर नोट आ जाएगा,
तो WH वर्ड है, फिर उसके बाद में अपने क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना क्या है नोट है, फिर सब्जेक्ट है, फिर अपना क्या है मेन वर्ब, उसके बाद में अपना क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां तक चीजें आपने देखी होंगी कि 6 सेंटेंस को मैंने फॉर्मेट में किस तरीके से अरेंज किया। देखना ध्यान से, जब कभी भी सेंटेंस में आपको सीधा सीधा बोला जाए हिंदी में, जैसे कि मान लो मैंने बोला भाई राम पढ़ता है, तो किसी काम को करने में यहाँ पे ना तो कोई प्रश्न पूछ रहा है, ना कोई नेगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है, ना तो नहीं है, ना कोई किसी चीज को ऑर्डर दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल सा बोला राम पढ़ता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने बोला राम रीड्स या राम स्टडीज, तो राम के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब आ गई, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आए, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नेगेटिव सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस बोला तुम काम मत करो, काम को करने से मना कर रहा है, या वो कहे तुम काम नहीं करते हो। ठीक है, ये बोला, क्या कहा उसने, जब किसी काम के बारे में ये कहा जाए कि आपको नहीं करना, या काम करने से मना किया जाता है, या आप काम नहीं करते हो, तो सारी चीजें नेगेटिव सेंटेंस में आती है। कैसे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो काम को करने से क्या किया गया है, उसमें मना किया गया। ठीक है, आगे देखना ध्यान से। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो जैसे हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या आएगा, क्या। जैसे मैंने बोला क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो हिंदी में सबसे पहले क्या आया, क्या, और इंग्लिश में सबसे पहले क्या लेके आएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नोट आ जाएगा, लेकिन हिंदी वाले वाक्य में क्या करेंगे हम, हिंदी वाले वाक्य में सबसे पहले क्या होगा और सेंटेंस के बीच में क्या होगा, नहीं। ठीक है, WH इंटरोगेटिव, सबसे पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में कैसा होगा, सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कुछ भी ऐसा आ जाए। जैसे तुम खाना क्यों खाते हो, तुम खाना कैसे खाते हो, तुमने खाने में क्या खाया, ऐसे कुछ भी सेंटेंस आ सकते हैं, वो सारे कैसे होंगे, WH इंटरोगेटिव। अब WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड आ गया सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर नोट। यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात क्या मिली, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा नोट आएगा। ठीक है, हिंदी में क्या सेंटेंस होगा, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा अपना, नहीं। तो 6 के 6 सेंटेंस क्लियर हो गए, उतार लेने इसको, आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, अब अपन सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सारे जो अपने सेंटेंस में पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो सारे WH वर्ड्स होते हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। अपने सारे WH वर्ड्स को याद कर लेना, अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, ये अपने बहुत ज्यादा आगे काम में आने वाले हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन होता है, तो अपना नाउन होता है या प्रोनाउन। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में वर्ब को साथ में लेकर के आता है, यानी कि जिसके लिए वर्ब यूज की जाती है, वो कौन होता है ना, सब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे, हु आर यू और हु हेल्पेड यू। अब दोनों सेंटेंस में अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। पहले सेंटेंस के अंदर लगाइए, हु आर यू, तुम कौन हो। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, या तो हेल्पिंग, या तो अपना सब्जेक्ट ये होगा, या अपना सब्जेक्ट ये होगा, या अपना सब्जेक्ट ये होगा, या अपना सब्जेक्ट ये होगा। अब एक बात बताओ, जो मेन वर्ब है हेल्पेड, ये किसके लिए यूज की गई है, हु हेल्पेड यू, किसने तुम्हारी मदद की, यानी कि मदद करने वाला कोई थर्ड पर्सन है इसके अलावा। तो अपने पास में यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अपना हु। ठीक है, इधर देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे जो आर यूज हुआ वो किसके लिए हुआ है, यू के लिए। तो अपने यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। याद करने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके लिए वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए अपना हेल्पिंग वर्ब। अब इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसे अपन अभी डीप में पढ़ेंगे जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपने इस बैच का नाम ही क्या है, 0 से हीरो लेवल। अब 0 से हीरो लेवल में आपको ये चीजें भी पढ़ने को मिल रही है, दिस दैट दिस दोज भी मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को क्या करती है, हेल्प करती है सेंटेंस को फॉर्मेट करने में, सेंटेंस को फॉर्मेट में लाने के लिए काम में आती है। मेन वर्ब सब्जेक्ट में और हेल्पिंग वर्ब में और ऑब्जेक्ट में आपको एक चीज और बीच में मिलेगी, जो क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जो आप एक्शन करते हो,
जो भी काम आपने किया होगा, ठीक है। अब वो एक्शन डिनोट करने के लिए अपन को मेन वर्ब यूज करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है, तो काम क्या कर रहा है, उसका मेन एक्शन क्या है, पढ़ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। इंग्लिश में अपने ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है अपना कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे मैंने कहा भाई मी, वी का मी हो जाता है, यू हो जाता है, ये जो दे वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन कौन से, जो पर्सन्स के क्या बनते हैं, प्रोनाउन टेबल जो अपन देखते होंगे ना, प्रोनाउन की जो टेबल है उसमें हमने क्या देखा है कि जो सब्जेक्टिव केस होता है उनको ऑब्जेक्टिव केस ही कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैंने कहा भाई चेयर है, पेन है, ये सारी चीजें क्या होती है अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपने इधर WH वर्ड्स हैं। इसके बाद में कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन और अच्छे से आगे से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि सुबह मेरे हाथ पे बिच्छू ने काट लिया था इधर, इसलिए आज मैं लेट क्लास लेकर के आया हूँ। आपको दिख रहा भी होगा थोड़ा हाथ में सूजन सा है, ठीक है। अभी अपन कल वाली क्लास में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। आज थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो जैसा आपको अच्छा लगे इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। कल वाली क्लास में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।